फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 33वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रेंड्स। आगे इस स्टोरी में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। आस्था को खुद में खोए देखकर अंश ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे सॉफ्टली किस करने लगा। उसकी किस बेहद सॉफ्ट थी ताकि आस्था को अच्छा फील हो सके। इसलिए आस्था के चेहरे पर अंश को किस करने से हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। थोड़ी देर पहले उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, लेकिन अब उसकी बेचैनी अंश के किस करते ही दूर हो गई थी। तभी केबिन के डोर पर किसी ने नॉक किया तो अंश और आस्था एक दूसरे से अलग होकर खड़े हो गए। वही अंश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि इस टाइम पर उसे डिस्टर्ब करने आ गया। उसने गुस्से में कम इन कहा तो डोर ओपन करके अबीर सिंह राठौर केबिन के अंदर आया। अबीर को देखकर आस्था बहुत घबरा गई। तभी अबीर ने आस्था को देखा। आस्था जो थोड़ी देर पहले रो रही थी, रोने की वजह से उसकी आंखें और उसकी नाक जो थोड़ी देर पहले उसने रगड़ ली थी वो पूरी तरह से लाल हो गई थी। अबीर ने आस्था को देखा। वहीं अर्श को अबीर का इस तरह से आस्था को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो तुरंत जाकर आस्था के सामने खड़ा हो गया और अबीर की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह अंश कपूर के ऑफिस में आने की। मारिया और टाइगर दोनों ही इस वक्त वहां मौजूद थे। उन्होंने अबीर को रोकने की बहुत कोशिश की थी। अबीर अच्छी तरह से जानता था कि वो मारिया और टाइगर का मुकाबला नहीं कर सकता है। इसलिए उसने उन दोनों से बोला कि वो अंश से माफ़ी मांगने के लिए आया है। इसलिए मारिया और टाइगर ने उसे अंदर आने दिया। उस वक्त मारिया ने अंश को फ़ोन भी किया था, लेकिन अंश तो आस्था में पूरी तरह से खोया हुआ था। इसलिए वो उसके फ़ोन का आंसर नहीं कर पाया था। अबीर को सब्र नहीं हुआ और वो सीधा अंश के केबिन में आ गई। मारिया और टाइगर अंश के आइट साइड आकर खड़े हो गए। अबीर सिंह राठौर के सारे आदमी वहीं मौजूद थे और वो अंश कपूर को घूर कर देख रहे थे। तभी अबीर ने कहा, देखो अंश, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुमसे बात करने आया हूँ। मैं किसी तरह का कोई झगड़ा या तमाशा करने नहीं आया हूँ। और एक मिनट, इतना कहकर उसने अजीत को इशारा किया तो अगले ही पल अजीत ने सारे शॉपिंग बैग और गिफ्ट के बॉक्स सोफे पर रख दिए। उसने सामानों से पूरा सोफा भर गया था। अंश ने एक तिरछी नजर उन सारे गिफ्ट पर डाली और अबीर की तरफ देखकर बोला, ये सब क्या है? अबीर ने कहा, एक सेकेंड बताता हूँ। इतना कहकर वो अंश के पीछे जा कर आस्था के सामने खड़ा हो गया। ये देखकर अंश के माथे पर बल पड़ गई। उसने अपना सीधा हाथ उठाकर अपने फोरहेड पर 2 से 3 बार टैप किया। अब मारिया और टाइगर दोनों परेशान हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन में करे तो करे क्या। मारिया ने जल्द ही एक ग्रुप मैसेज छोड़ दिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। आखिर क्या करेगी अब आस्था? क्या वो अबीर से अपना पीछा छुड़वा पाएगी? और वो मैसेज किसी और को नहीं बल्कि आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान को मिला। इस वक्त वो चारों हॉल में बैठे हुए थे। जैसे ही उन्हें ग्रुप मैसेज आया, उन सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वो फटाफट से चारों भागते हुए बेंचर से
बाहर निकल गए। उन सबको भागते देखकर दादाजी पूरी तरह हैरान हो गए। उन्होंने चारों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन चारों ने दादाजी को कोई जवाब नहीं दिया और मेंशन से बाहर आकर कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गई। कहीं ना कहीं टाइगर और मारिया को इस बात का एहसास हो गया था कि अगर उनके किंग के सामने अभी आस्था को इस तरह से देख रहा है तो पक्का वहाँ जंग होनी है और शायद उनका किंग अपना कंट्रोल पूरी तरह से खोने वाला था और एकदम जल्लाद बनने वाला था, जिसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। वही आस्था अबीर को अपने सामने देखकर बुरी तरह से घबरा रही थी। उसने डरते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हो और आप हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो? बार बार आप क्यों हमारे सामने आ जाते हो? उसकी बात सुनकर अबीर ने अपने दोनों हाथ आस्था के कंधे पर रखा और उसे शांत करते हुए बोला, लक से बटरफ्लाई, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने सब पता करवा लिया है। तुम्हारी शादी जबरदस्ती अंश कपूर के साथ हुई है और तुम इस शादी में रहना नहीं चाहती हो। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। इस वक्त अबीर एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा था। दरअसल जब वो अंश के मेंशन से वापस अपने विला आया था, तब उसने आस्था के बारे में सारी बातें पता करवा ली थी कि आस्था किस तरह से गांव से प्रियंका की शादी अटेंड करने के लिए यहाँ आई थी। लेकिन शादी के टाइम प्रियंका की शादी से भागने की वजह से आस्था को अंश से शादी करनी पड़ी थी और किस तरह से अंश ने उस पर शादी की पहली रात ही फायर कर दिया था और अंश ने उसे कितना टॉर्चर किया था, ये सारी बातें अबीर को पता चल गई थी। और सारी बातें जानकर अबीर का दिल हल्का फुल्का हो गया था। उसने सोचा कि अंश ने आस्था के साथ जबरदस्ती शादी की है, तो अब इस जबरदस्ती की शादी से वो आस्था को निकाल कर अपने साथ रखेगा। कहीं न कहीं अबीर के दिमाग में तो यही सब चल रहा था, इसलिए वो सीधा-सीधा अंश कपूर से टकराने के लिए आ पहुंचा था। जैसे ही अंश ने देखा कि अबीर ने आस्था के कंधे पर हाथ रखा है, तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने पीछे पलटकर अबीर की गर्दन पकड़ ली। ये देखकर अबीर के सारे आदमी आगे आए और उन्होंने अंश को गन पॉइंट पर ले लिया। ये देखकर अंश पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। उसने जोर से अबीर की गर्दन को घुमाना शुरू कर दिया। वहीं अंश के इस एक्शन के बाद भी अबीर ने अपने हाथ को आस्था के कंधा से नहीं हटाया, लेकिन अंश की गर्दन पकड़ने की वजह से वो थोड़ा कम बोल पा रहा था। फिर भी उसने दर्द भरी आवाज में कहा, आस्था, तुम्हें अंश से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द मैं तुम्हें अंश कपूर की लाइफ से लेकर चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जैसे ही अबीर ने ये कहा, अंश के हाथों की पकड़ अबीर की गर्दन पर और ज्यादा कस गई। अब जाकर अबीर ने आस्था के कंधे से अपना हाथ हटाया और पीछे पलटकर उसने भी अपना सीधा हाथ का इस्तेमाल करते हुए अंश की गर्दन पकड़ ली। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या अबीर कभी अंश से आस्था को दूर कर पाएगा? आखिर क्या मकसद है अबीर? अब दोनों बड़ी बुरी तरह से एक जगह खड़े होकर एक दूसरे की गर्दन दबा रहे थे। अब तक मारिया और टाइगर ने अपनी गन निकाल कर अबीर के आदमियों की तरफ पॉइंट कर दी थी। अंश और अबीर में बराबर की टक्कर चल रही थी। तभी सुमित, आकाश, आहान, ध्रुव वहां आ गए।
आहान और ध्रुव ने अंशु को पकड़ा और वो उसे अबीर से दूर करने लगे। वहीं आकाश और सुमित अबीर को पकड़कर पीछे करने लगे। आस्था ये सब नहीं देख पा रही थी। उसने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए और जोर से चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर अबीर और अंश दोनों की पकड़ एक दूसरे पर ढीली हो गई और दोनों ने पलटकर आस्था को देखा। आस्था बेहोश होकर नीचे गिरने वाली थी, लेकिन तभी अंश ने जाकर उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। वहीं अब अबीर भी आस्था को इस तरह से बेहोश होते देखकर परेशान हो गया था। वो भी आस्था के करीब गया। वो आस्था को संभालना चाहता था, लेकिन अंश उसकी परछाई भी आस्था पर पड़ने देना नहीं चाहता था। तभी अंश ने आस्था को अपनी गोद में उठाया और उसे सोफे पर ले जाकर लेटा दिया। उसने अबीर के सारे गिफ्ट को सोफे से नीचे फेंक दिया था। फिर उसने पलटकर अबीर को देखा। अबीर ने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुमने जबरदस्ती मेरी बटरफ्लाई को अपने साथ रख रखा है, लेकिन याद रखना वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मैं बहुत जल्द उसे तुमसे छीन लूंगा। उसकी बात सुनकर आकाश और सुमित उनके बीच आकर खड़े हो गए, क्योंकि अगर वो दोनों उन दोनों को एक पल के लिए भी अकेला छोड़ देते तो वो दोनों एक बार फिर से एक दूसरे की जान के प्यासे बन जाते और एक दूसरे की जान लेकर ही मानते। तभी सुमित ने अबीर की तरफ देखते हुए कहा, अबीर, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? आस्था अंश की वाइफ है। तुम इस तरह से उसके बारे में बात नहीं कर सकते। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से। उसकी बात सुनकर अबीर ने पोलाइट वॉइस में कहा, देखो सुमित, ये लड़की मेरी जिंदगी बन चुकी है। इसके बिना जीने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। और वैसे भी अगर आशा कपूर से ये इतनी डरती है तो वो मुझसे प्यार जरूर करेगी। और वो अंश से प्यार नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ अंश से डरती है। उसकी बात सुनकर अंश खा जाने वाली नजरों से अबीर को घूरने लगा। तभी अंश ने अबीर को घूरते हुए कहा, तुम्हें लगता है मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं करती, वो तुमसे प्यार करती है, ये कहना चाहते हो तुम? उसकी बात पर अबीर ने कहा, मैं नहीं जानता वो मुझसे प्यार करती है या नहीं, लेकिन एक बात जान दो अंश, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे अपना बना कर ही रहूँगा। तुमने सिर्फ उसे डरा धमका कर अपने पास रखा है, लेकिन जब मैं उसे प्यार करूँगा तब वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रहेगी। ये कहते हुए अबीर आस्था को देख रहा था। तभी अंश उसकी नजरों के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, अपने हद में रहो अबीर। इससे पहले कि मैं तुम्हारे जिस्म के इतने टुकड़े कर दूं कि तुम्हारे बाप को तुम्हारे टुकड़े ढूंढने में 7 जन्म लग जाए, चले जाओ तुम यहाँ से। मैंने तुम्हारे डैड से वादा किया था कि मैं उनकी जमीन के बदले उनके बेटे को कुछ नहीं करूँगा, वरना जिस दिन तुमने मेरी बीवी पर नजर डाली थी उसी दिन मैं तुम्हारे 1000 टुकड़े कर देता। दरअसल जिस जमीन के लिए अबीर और अंश के बीच लड़ाई चल रही थी, वो जमीन अंश ने अबीर के डैड से अबीर की जान के बदले मिली थी। उसने अबीर के डैड को इतना ज्यादा मजबूर कर दिया था कि उन्होंने खुद ब खुद सारी जमीन अंश को दे दी। एक यही वजह थी कि अंश ने अभी तक अबीर की जान नहीं दी थी, वरना आस्था के ऊपर गंदी नजर डालने वालों की तो वो 1 सेकंड में आंखें निकाल लेता। यहाँ तो अबीर ने सीधा सीधा उसी के सामने आस्था को प्रपोज कर दिया था और वो आस्था को अपना बनाने का ख्वाब देखने लगा था। लेकिन फिर भी अर्श ने अबीर को जिंदा छोड़ रखा था, सिर्फ एक वादे के चलते। जैसे ही अर्श ने अबीर को उस वादे की याद दिलाई। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या अंश
अबीर की वजह से करेगा आस्था को हर्ट? क्या आस्था अंश को कभी समझा पाएगी? अबीर की आंखों में खून उतर आया। उसने चिल्लाते हुए कहा, अंश कपूर, मैं बहुत जल्द तुमसे अपनी जमीन के साथ साथ तुम्हारी बीवी भी छीन लूंगा। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाना। उसकी बात सुनकर अंश ने उसकी कॉलर ठीक करते हुए कहा, अच्छा, बहुत ताकत है तुम्हें। ठीक है, जाओ, जो तुम्हारा दिल करे वो करो। मेरा कोई भी आदमी तुम्हारी जान नहीं लेगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम किस तरह से मुझसे सब कुछ छीनते हो। इतना कहकर अंश नफरत से अबीर की तरफ देखने लगा। तभी आहान और ध्रुव ने अबीर को वहां से बाहर जाने का रास्ता दिखाया। अबीर ने एक नज़र बेहोश आस्था को देखा और वहां से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद आकाश, सुमित, आहान, ध्रुव चारों ने अंश को गले लगा लिया, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि इस वक्त अंश की फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं है और शायद अब उसकी मेंटल कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी। तभी ध्रुव ने आस्था को अपनी गोद में उठाया और उसे अंश के प्राइवेट रूम में लेकर चला गया। फिर उन्होंने अंश को ले जाकर सोफे पर बैठा दिया। साथ ही साथ उन्होंने मारिया को डॉक्टर को कॉल करने का इशारा किया। फिर सब अंश के पास बैठ गए। तभी आकाश ने सुमित की तरफ देखा और ध्रुव और आहान ने एक दूसरे की तरफ देखा। सबने आंखों ही आंखों में कुछ बात की और हाँ में अपनी गर्दन हिलाई, क्योंकि वो सब आज अंश को समझाना चाहते थे। तभी आकाश ने कहा, अंश, मेरी बात ध्यान से सुनो। आस्था तुमसे बहुत प्यार करती है और उसकी मोहब्बत बेदाग है। उसका किसी तरह का कोई कसूर नहीं है। वो है ही इतनी प्यारी कि हर कोई उससे प्यार करने लग जाए। अब तुम्हें अबीर की बातों का गुस्सा आस्था पर नहीं निकालना है। उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होना चाहिए कि तुम दोनों के बीच क्या चैलेंज हुआ है। तुम आस्था को अपने पास रखो, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। उसकी बात सुनकर सुमित ने आगे कहा, आकाश बिल्कुल ठीक कह रहा है अंश। तुम्हें इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो ज़मीन तुम्हारी है और आस्था भी तुम्हारी है। तभी ध्रुव और आहान ने कहा, यस भाई, डोंट वरी, भाभी आपसे बहुत प्यार करती है। हमने उनकी आंखों में आपके लिए बेशुमार प्यार देखा है और वो हमेशा आपके साथ रहेगी। उनकी बात सुनकर अंश ने उन चारों को देखा और बोला, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, बट डोंट वरी, मैं अपने आप पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूँगा। जैसे ही अंश ने कहा, चारों के फेस पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। तभी अंश ने उन चारों की तरफ देखते हुए कहा, जो कुछ भी यहाँ हुआ है उसके बाद से आस्था काफ़ी ज़्यादा डर गई है। तुम एक काम करो, घर पर अच्छे से आस्था के वेलकम की तैयारी करो। वो जब घर आए तब उसे चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ नजर आनी चाहिए। उसकी बात सुनकर उन चारों के फेस पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी ध्रुव ने कहा, भाई, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम आज शाम को मेहंदी का फंक्शन कर लेते हैं। उसकी बात सुनकर अंश ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, तुम्हारा आइडिया ठीक रहेगा। आज मेहंदी के फंक्शन की तैयारी करो। आस्था के ठीक होते ही मैं उसे लेकर आ जाऊंगा। उसकी बात सुनकर उन चारों ने हाँ कहा और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद अंश, जो अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल नॉर्मल होकर उनसे बात कर रहा था, अचानक से उसका चेहरा एकदम डार्क हो गया और उसने अपने मन में कहा, क्या मैं अपनी बीवी के साथ नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा हूँ? इन लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उसके साथ
एबनॉर्मल हो रहा हूँ। तभी मारिया डॉक्टर को लेकर वहाँ आ गई। डॉक्टर ने आस्था का चेकअप किया और उसे कुछ इंजेक्शन दिए। अंश आस्था का हाथ पकड़कर वहीं बैठा हुआ था। करीब 2 घंटे बाद अंश की कार मेंशन की पार्किंग एरिया में आकर रुकी। अंश ने एक नजर आस्था को देखा और कहा, आफत, मेंशन आ गया है। उसकी बात सुनकर आस्था ने अपनी पलकें उठाकर अंश को देखा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या अबीर कभी एक्सेप्ट कर पाएगा कि आस्था उससे प्यार नहीं करती है? और अगले ही पल उसने अंश के गले में अपनी बाहें डाल दी और बोली, फिलहाल मैं किसी को भी फेस करना नहीं चाहती, प्लीज। इतना कहकर उसने अपना सिर अंश के सीने में छुपा लिया। दरअसल अबीर को देखकर आस्था कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई थी। उसे अब अंश से भी डर लग रहा था कि कहीं अंश उस पर शक करने ना लग जाए। उसे जैसे ही होश आया तो उसने अंश से मेंशन जाने की बात कही थी, इसलिए अंश उसे सीधा मेंशन लेकर आ गया था। वहीं उसकी बात सुनकर अंश ने टाइगर को देखा और उसे आंखों ही आंखों में इंस्ट्रक्शन दिए। इधर मेंशन के अंदर जोरों शोरों से मेहंदी के फंक्शन की तैयारी हो रही थी, क्योंकि अंश ने ही आस्था का मूड ठीक करने के लिए मेहंदी के फंक्शन के लिए बोला था। सभी लेडीज काफी ज्यादा खुश थी। वही नानी माँ भी खुश थी कि चलो काले दिन के बाद धूप तो निकली और अब उनकी आस्था का मेहंदी के फंक्शन का सपना भी पूरा हो जाएगा। अभी सब लोग हॉल में बैठे इसी चीज की प्लानिंग कर रहे थे कि तभी मेंशन के अंदर कितने ही सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए और सब ने सिक्योरिटी सर्कल की एक दीवार बना दी और सब दूसरी तरफ फेस करके खड़े हो गए। जैसे ही आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान ने ये देखा तो सब पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए। वो समझ चुके थे कि जरूर कोई ना कोई बात है। उन्होंने टाइगर से जानने की कोशिश की, लेकिन टाइगर इस वक्त खामोश था। इसलिए उन सब ने भी अंश की बात का रिस्पेक्ट करते हुए अपना फेस दूसरी तरफ घुमा लिया। वहीं राधिका, रौनक, रश्मि, नानिमा, प्रियंका सब लोग पूरी तरह से हैरान हो गई थी कि आखिर मामला क्या है। इस तरह से सिक्योरिटी गार्ड्स सीढ़ियों से लेकर मेन गेट तक क्यों खड़े हुए हैं? मारिया ने उन्हें भी सख्त इंस्ट्रक्शन दिए थे कि कोई उस तरफ नहीं देखेगा, इसलिए सब दूसरी साइड फेस करके खड़े थे। ये देखकर प्रियंका थोड़ा चिढ़ गई थी कि आखिर ऐसा भी क्या हो रहा है कि उस तरफ कोई देखेगा ही नहीं। राधिका, रौनक और रश्मि ने बिना कोई सवाल जवाब के दूसरी तरफ फेस कर लिया था। वहीं आस्था ने एक बार भी किसी को नहीं देखा। उसने तो अंश के सीने में अपना सिर छुपाया हुआ था। जल्द ही अंश अपनी गार्ड्स के बीच से आस्था को लेकर सीधा सीढ़ियों से रूम में जाने लगा। फिर प्रियंका ने पलटकर सीढ़ियों से ऊपर जाते अंश को देख लिया था। सिक्योरिटी गार्ड्स अंश के पीछे पीछे चल रहे थे ताकि किसी की नज़र उन पर ना पड़े, लेकिन प्रियंका ने नीचे बैठते हुए धीरे से आस्था और अंश को देख लिया था। आस्था के लिए इतनी ज्यादा सिक्योरिटी देखकर वो अंदर ही अंदर जल भुनकर राख हो गई थी। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि आस्था के लिए इतना सारा ताम झाम हो सकता है। आस्था को एकदम महारानियों वाली फीलिंग दी जा रही थी, मानो कि वो कितनी बड़ी हस्ती हो जो इस वक्त किसी को देखना नहीं चाहती और उसे इस तरह से रूम में लेकर जा रहा है, वो भी वर्ल्ड के मोस्ट हैंडसम इंसान की बाहों में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। आखिर अब प्रियंका क्या करेगी?
क्या वो अंश को कभी अपना बना पाई? एक बार फिर से प्रियंका ने खुद पर गुस्सा करते हुए अपने नाखूनों को काटना शुरू कर दिया। तभी उसकी नजर नानीमा पर गई। नानीमा को देखकर उसने अपना फेस बिल्कुल नॉर्मल कर लिया। फ्लैशबैक। सब लोगों के जाने के बाद नानीमा सीधा प्रियंका के रूम में गई थी और वहां जाकर उन्होंने प्रियंका को अच्छी खासी डांट लगाई थी और उससे साफ साफ कह दिया था कि वो अच्छी तरह से जानती थी हल्दी के साथ छेड़खानी प्रियंका ने ही की है। आखिरकार एक शातिर माँ की शातिर औलाद ही तो पैदा होगी। प्रियंका, मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। अगर मैंने इस बात की खबर अंश को दे दी कि तूने ही हल्दी में केमिकल मिलाया था, तो वो तेरे इतने टुकड़े करेगा कि तू सोच भी नहीं सकती। इसलिए अपनी ये छिछोरी हरकत करना बंद कर दे। ऐसे ही नानी माँ ने प्रियंका को अच्छी खासी फटकार लगाई थी। वहीं प्रियंका तो कुत्ते की दुम थी, जो कभी सीधी होने का नाम ही नहीं लेती थी। अब इस तरह से अंश के साथ आस्था को देखकर एक बार फिर से उसका खून जलने लगा था। लेकिन अब उसने सोच लिया था कि वो नानी माँ के सामने बिल्कुल सीधी साधी बनकर रहेगी। अगर उसने ज्यादा कुछ करने की कोशिश की तो नानी माँ एक मिनट भी नहीं लगाएगी उसे इस घर से बाहर फेंकने में। और प्रियंका किसी भी कीमत पर मेंशन छोड़ना नहीं चाहती थी। वहीं टाइगर ने आकाश और बाकी सबको बता दिया था कि इस वक्त क्वीन की हालत ठीक नहीं है, इसलिए किंग उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे ही क्वीन की हालत बेहतर होगी उसके बाद वो दोनों फंक्शन में आएंगे। टाइगर ने बहुत कम शब्दों में सबको सारी बात समझा दी थी। आस्था और अंश के रूम में चले जाने के बाद सारे सिक्योरिटी गार्ड्स वहां से बाहर चले गए। तभी नानी माँ की नज़र मारिया पर गई। मारिया को देखकर उन्होंने कहा, बेटा तुम आ गई। मैं तुम्हें फोन करने वाली थी। आज रात को मेहंदी का फंक्शन होने वाला है। मैंने तुम्हारे कपड़े रूम में रखवा दिए हैं, फटाफट से चेंज कर लेना। ये कहते हुए नानी माँ मुस्कुराते हुए मारिया को देख रही थी। वही टाइगर ने जब नानी माँ की बात सुनी तो वो नानी माँ के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, नानी माँ, मुझे लगता है इन सब की कोई जरूरत नहीं है। मारिया कोई मेहंदी नहीं लगाएगी। जैसे ही टाइगर ने ये कहा, नानी माँ टाइगर को घूरने लगी और अपने मन में बोली, खुद तो घोड़े जैसा हो रहा है और इस बच्ची का मेहंदी का फंक्शन है, तो ये आदिमानव इसे भी मेहंदी लगाने से मना कर रहा है। वहीं मारिया को कभी किसी की बात का बुरा नहीं लगता था, लेकिन टाइगर का इस तरह से उसे मेहंदी के लिए मना करना मारिया को थोड़ा अजीब लगा। वो अगले ही पल टाइगर को घूरते हुए नानी माँ से बोली, नानी माँ, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। इतना कहकर वो अपने रूम में चली गई। वहीं नानी माँ टाइगर की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे कह रही थी, उसने तुम्हारी बात नहीं मानी, वो मेरी बात मानकर रेडी होने गई है। टाइगर भी नानी माँ की सारी बातें समझ रहा था और फिर वो भी सीधा मारिया के पीछे पीछे चला गया। वहीं दादाजी इस वक्त थोड़ी कश्मकश का शिकार थे। हालांकि जब से उन्होंने आकाश सुमित से सुना था कि अंश ने खुद मेहंदी का फंक्शन करने के लिए कहा है, तब से वो थोड़ा बेटर फील कर रहे थे। लेकिन अब इस तरह से गार्ड्स के बीच से आस्था को लेकर जाना उन्हें हैरान कर गया था। दराश आस्था को अपने ऊपर लेकर बेड पर बैठा था और उससे कह रहा था, तुम इतना क्यों डर रही हो? तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है ना? मुझे लगता है तुम्हें इस तरह से नहीं डरना चाहिए। तुम्हारा हदी तो तुम्हारे साथ है। उसे देखकर आस्था ने अपने मन में कहा, हम जानते हैं हमारे हदी हमारे साथ है, लेकिन हमें हमारे हदी स्वीट
और रोमांटिक पसंद है, हमें क्रूअल हबीब पसंद नहीं है। आस्था ने ये बात अपने मन में कही थी, लेकिन तभी अंश ने कहा, मैं इतना भी क्रूअल नहीं हूँ वाइफी, जितना तुम समझ रही हो। ये सुनकर आस्था ने अपने सिर पर चपत लगाई। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या होगा जब वीर और अबीर आमने सामने आएंगे? क्या वीर अबीर से मिलाएगा हाथ और तुरंत अपना छोटा सा सिर अंश के सीने से बाहर निकालकर उसे देखते हुए बोले, आखिर आपको कान्हा जी ने इतनी सारी सुपर पावर क्यों दी है? आपको कैसे पता चल जाता है कि हम क्या सोच रहे हैं? उसकी बात पर अंश ने उसके कान के करीब जाकर सटेक्टिव वॉइस में कहा कि तुम्हारा दिल मेरे दिल के अंदर धड़कता है। जैसे ही अंश ने एक बार फिर से बड़ी ही स्वीट टोन में ये बात कही, आस्था के फेस पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आई। उसने तुरंत अंशु को गले लगा लिया। आस्था के गले लगाता ही अंशु का चेहरा एकदम डार्क हो गया। उसे याद आया कि अबीर ने उससे बोला था कि आस्था उससे डरती है। अब अंशु ने सोच लिया था कि वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिससे कि आस्था उससे डरे। वो जितना हो सके आस्था के साथ स्वीट बनकर रहेगा और किसी भी कीमत पर आस्था को खुद से दूर नहीं करेगा और ना ही किसी को ये बात कहने का मौका देगा कि आस्था उससे डरती है। आस्था उससे डरती नहीं बल्कि उससे प्यार करती है। वो इस बात को साबित करके रहेगा। अंश यही सब सोचते हुए आस्था की पीठ सहला रहा था। कितनी ही देर तक आस्था अंश के गले लगी रही। तभी अंश ने उसे खुद से अलग किया और बोला, आज तुम्हारा हल्दी का फंक्शन, मैं चाहता हूँ तुम रेडी हो जाओ। जैसे ही अंश ने कहा, आस्था का चेहरा एकदम गुलाब की तरह खिल उठा। उसने चहकते हुए कहा, क्या सच में आपने मेहंदी का फंक्शन की इजाज़त दे दी? हमने कल रात सबको बोला था कि हम मेहंदी का फंक्शन करेंगे, लेकिन किसी ने हमारी बात सीरियस नहीं ली। लेकिन अब द ग्रेट अंश कपूर ने बोला है, तो मतलब फंक्शन होने वाला। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। इतना कहकर उसने एक बार फिर अंश को गले लगा लिया और उसके गाल पर लाइट किस कर दिया। उसके इस तरह से किस करने पर अंश मुस्कुरा दिया। तभी आस्था अंश की गोद से उठी और वॉशरूम में भाग गई। उसके जाने के बाद अंश का चेहरा फिर से डार्क हो गया। उसने अपना लैपटॉप लिया और अबीर सिंह राठौर आगे क्या करने वाला है उसके बारे में पता करने लगा। कुछ देर बाद आस्था वॉशरूम से बाहर आई। उसने फ्लोरल ग्रीन कलर का गाउन पहना था। उस गाउन में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। अगर आज कोई उसे एक बार देख ले तो अपना दिल हार जाए। उसके लंबे घने बाल पूरी तरह से खुले थे। उसने हल्का सा मेकअप किया था और अपने हाथों में भर भर कर ग्रीन रंग की चूड़ियाँ डाली थी। हालांकि अभी अंश वहाँ नहीं था, क्योंकि आस्था के वॉशरूम में जाने के कुछ देर बाद वो रूम से बाहर निकल गया था। आस्था जब पूरी तरह से रेडी हो गई तो वो रूम में अंश को देखने लगी। वो चाहती थी कि सबसे पहले आज उसे अंश देखे, इसलिए वो अंश को देख रही थी। लेकिन जब अंश उसे कहीं दिखाई नहीं दिया तो वो थोड़ी मायूस हो गई और अपने मन में बोली, काश सबसे पहले वो हमें देखती। जैसे ही उसने ये कहा, उसे एक आवाज़ है, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल वाइफी। ये आवाज़ सुनकर आस्था ने पलट कर देखा तो डोर पर अंश खड़ा उसे ही देख रहा था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक
और शेयर जरूर करना। आखिर प्रियंका क्या करेगी? क्या वो अंश को कभी अपना बना पाएगी? अंश आस्था की खूबसूरती में पूरी तरह से खो गया था। जैसे ही आस्था ने अंश को देखा, उसने अंश की तरफ दौड़ लगा दी और उसे जोरों से गले लगा लिया। फिर उसने आस्था के फोरहेड पर किस करते हुए कहा, तुम नीचे जाओ, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वो जाने लगा, लेकिन तभी आस्था ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं, हम भी आपके साथ जाएंगी। प्लीज़ आप तैयार हो जाइए, हम आपका वेट कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर अंश ने ओके कहा और वो भी आस्था के मैचिंग ग्रीन कलर का कुर्ता और जींस पहनकर रेडी हो गए। आज वो बहुत हैंडसम और डैशिंग लग रहा था, क्योंकि आज वो अपने नॉर्मल सूट से हटकर कपड़े पहन रहा था। हालांकि जब उसकी शादी प्रियंका से हो रही थी, तब उसने हर एक फंक्शन अपने सूट में ही पूरे किए थे। उसने इस तरह से फंक्शन के अकॉर्डिंग कोई ड्रेस नहीं पहनी थी, लेकिन अब वो आस्था के साथ हर एक फंक्शन के उसके मैचिंग के कपड़े पहनने वाला था। अंशु को देखकर आस्था ने उसकी पलाइयाँ ली और उसके गाल पर किस कर दिया, तो अंशु ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर नीचे जाने लगा। उन दोनों को नीचे आते देखकर सब लोग मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगे, क्योंकि सब लोग अब तक रेडी हो गए थे। मेहंदी का फंक्शन हॉल में ही रखा गया था। चारों तरफ काफ़ी रौनक थी। कुल मिलाकर सब कुछ बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल लग रहा था। तभी अंश आस्था को लेकर नीचे आया। नानी माँ तो आंखों ही आंखों में उन दोनों की भलाइयाँ ले रही थी। सभी के फेस पर इस वक्त एक छोटी सेटिस्फेक्शन भरी मुस्कुराहट थी कि अब किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होगी, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी अचानक से ढोल बजने की आवाज़ आई। ढोल बहुत तेजी से बज रहा था। ढोल की इतनी तेज आवाज़ सुनकर सब लोग हैरान हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। तभी आहान ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, ये ढोल का प्रोग्राम किसने रखा है? मैंने तो नहीं मंगवाया ढोल। उसकी बात पर ध्रुव ने कहा, मैंने भी नहीं मंगवाया, हो सकता है आकाश भाई या सुमित भाई ने मंगवाया हो। ये कहते हुए ध्रुव ने आकाश और सुमित की तरफ देखा, तो उन दोनों के चेहरे पर भी हैरानी के भाव थे कि अब ये ढोल अचानक से कहाँ से आ गया। तभी उनकी नज़र ढोल बजाने वाले शख्स पर गई। उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि ढोल बजाते हुए कोई और नहीं, अबीर सिंह राठौर आ रहा था। वो भी अपने पूरे काफिले के साथ। अबीर के आदमियों ने अंश के आदमियों को गन पॉइंट पर ले रखा था। अबीर को देखकर सब लोग गुस्सा हो गए और उसे घूरने लगे। वहीं आस्था अबीर को वहां देखकर बुरी तरह से घबरा गई। उसने कस कर अंश का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि अबीर की वजह से उन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस आ गई थी। ये बात वो समझ चुकी थी, इसलिए वो अबीर से जितना हो सकता था दूरी बनाकर रखना चाहती थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या सुमित और राधिका की लाइफ में सब ठीक हो पाएगा? क्या सुमित कर देगा राधिका को माफ? वहीं अंश अबीर को एक बार फिर से अपनी आंखों के सामने देखकर परेशान हो गया था। उसे पता था कि अबीर कितना बड़ा नौटंकीबाज है और अब वो ड्रामा करे बगैर यहाँ से नहीं जाएगा। तभी अबीर ने अंदर जाकर ढोल बजाना शुरू कर दिया और सीधा अंश और आस्था के सामने जाकर खड़ा हो गया। कितनी ही देर तक उन दोनों के सामने खड़ा होकर वो ढोल बजाता रहा। तभी अंश ने चिल्लाते हुए कहा,
अगर इसका ढोल बजाना हो गया हो तो टाइगर इसे कुछ पैसे दो और दफा करो यहाँ से। ये कहते हुए अंश ने अबीर के मुंह पर ही उसकी बेइज्जती कर दी थी। तभी अबीर ने हंसते हुए कहा, अंश कपूर, माय ब्रो, इतना क्यों हाइपर होते हो यार? मेहंदी का फंक्शन है, माहौल चल रहा है, तो मैंने सोचा मैं भी आ जाता हूँ थोड़ा बहुत चिल आउट करने के लिए। तुम हमेशा मुझे देखकर इस तरह से हाइपर क्यों हो जाते हो? कहीं ना कहीं अबीर बातें तो अंश से कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें आस्था पर टिकी हुई थी। वो एकटक आस्था को ही देखे जा रहा था। वहीं अंश अबीर की नजरें आस्था पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, यहाँ क्या करने के लिए आए हो तुम? उसकी बात सुनकर अबीर ने उसके कान के करीब जाकर धीरे से कहा, शायद तुम भूल रहे हो हमारे बीच क्या डील हुई है। यहाँ बात प्यार की है अंश कपूर, और मैं इतनी आसानी से पीछे नहीं हटूंगा। मुझे हर हाल में मेरी बटरफ्लाई चाहिए, समझे तुम? जैसे ही अबीर ने यह कहा, अंश ने जो हाथ आस्था का पकड़ रखा था, उस हाथ पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। हालांकि वो बात अबीर से कर रहा था, लेकिन अनजाने में वो आस्था के हाथ को दबाए जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आस्था के हाथ को जड़ से उखाड़ देगा, क्योंकि उसका पारा अबीर को देखकर चढ़ चुका था। वहीं आस्था की आंखों में दर्द उतर आया, क्योंकि उसे अपना हाथ ऐसा लग रहा था जैसे अगर 1 मिनट और उसका हाथ अंश के हाथ में रहा तो उसका हाथ टूट जाएगा। वहीं अंश इस वक्त अबीर को देख रहा था। उसे एहसास ही नहीं रहा कि वो आस्था को हर्ट कर रहा है। तभी आस्था ने धीरे से कहा, अंश जी, प्लीज हमारा हाथ छोड़िए। ये कहते हुए आस्था की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी अबीर की नजर आस्था के हाथ पर गई, जिस पर अंश के नाखून धंस गए थे और वहां से खून निकलना शुरू हो गया था। अबीर ने जैसे ही ये देखा, उसके खून में तो आग लग गई। उसने आगे बढ़कर अंश के हाथ को कसकर पकड़ा और आस्था के हाथ से अलग कर दिया। अंश से हाथ छूटते ही आस्था जोरों से रोने लगी, क्योंकि उससे अपने हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। अबीर को घूरने के चक्कर में अंश ने उसके हाथ पर ध्यान ही नहीं दिया था, जिस वजह से वो एक बार फिर से आस्था को तकलीफ दे चुका था। तभी अबीर ने अंश को देखकर चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो? तुम्हारा दिमाग कहाँ है? मुझे घूरने के चक्कर में तुमने आस्था को तकलीफ दे दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बटरफ्लाई को इस तरह से तकलीफ देने की? इतना कहकर उसने अंश की कॉलर पकड़ ली। अंश तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आस्था को देख रहा था और उसके उस हाथ को देख रहा था जो उसने अभी उससे छुड़वाया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें किसी ने छीन ली हो। आस्था का इस तरह से उससे दूर जाना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जैसे ही अबीर ने उसका कूलर पकड़ा, तुरंत आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान, टाइगर, मारिया ने आकर चारों तरफ से अबीर को घेर लिया और वो अबीर से अंश की कॉलर छुड़वाने लगी। वहीं अंश की नजरें तो अभी भी आस्था के उस हाथ पर थी जिसे अबीर ने छुआ था। उन सबको देखकर अबीर ने चिढ़ते हुए कहा, एक नंबर के चमचे हो तुम लोग। कभी कभी तो अपने इस बॉस को भी खुद कुछ करने दिया करो। जब देखो खुद ब खुद आगे बढ़ते रहते हो और उसके इशारे पर नाचते हो। इतना कहकर वो बारी बारी से उन सबको घूरने लगा। वही टाइगर खुद को संभाल नहीं पाया और उसने एक पंच सीधा अबीर के फेस पर जड़ दिया। अब अबीर का भी पारा चढ़ गया। उसने भी बदले में टाइगर को लगातार 2 पंच मारे। अबीर एकदम बॉडी बिल्डर था, वो टाइगर से कुछ कम नहीं था।
उसमें काफ़ी ज़्यादा ताकत थी, लेकिन फ़िलहाल वो अपनी बटरफ्लाई के सामने किसी तरह का कोई तमाशा करना नहीं चाहता था, इसलिए वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। अब एक बार फिर से मेहंदी के फंक्शन में इस तरह का हल्ला देखकर आस्था का तो दिमाग चकराने लगा था कि आखिरकार वहाँ हो क्या रहा है। दो पावरफुल लोग उसके लिए लड़ रहे हैं। वहीं प्रियंका ये देखकर पूरी तरह से जल रही थी कि इतने हैंडसम और अमीर लड़के एक मामूली सी गंवार लड़की के लिए लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आज उसे आस्था से बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। तभी आस्था ने अपने कान पर हाथ रखे और जोर से चिल्लाई, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या आस्था का अंश से एक बार फिर से शादी करने का सपना कभी पूरा होने देगा अबीर? उसे इस तरह से चिल्लाते देखकर अबीर अपने सेंस में आया। उसने टाइगर को छोड़ दिया और आस्था के पास चला गया और उसे संभालने की कोशिश करने लगा। अब तक उसने आस्था को टच नहीं किया था। वहीं अंश के लिए अब ये सब देख पाना मुश्किल हो गया था। तभी वहाँ गोली चलने की आवाज़ आई। सबने उस तरफ देखा तो दादाजी के हाथ में गन थी और उन्होंने हवा में फायरिंग की थी। तभी दादाजी अबीर के सामने आकर खड़े हो गए और उसे घूरते हुए बोले, अबीर, अगली बार मेरे पोते और मेरी बहू की जिंदगी में आने से पहले 100 बार सोच लेना। अगर तुम चाहते हो कि तुम अपनी एक घटिया ट्रिक यूज करके मेरे पोते और बहू को अलग कर दोगे तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अभी तो मैंने सिर्फ हवा में फायरिंग की है। अगली बार से अगर तुमने मेरे पोते की जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें शूट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। इतना कहकर दादाजी अबीर को गुस्से से घूरने लगे। दादाजी के हाथ में गन देखकर अबीर जोर जोर से हंसने लगा और अंश के पास जाकर बोला, सीरियसली अंश, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाए? तुम्हें इस बात का डर लग रहा है कि कहीं तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर मेरे साथ ना आ जाए? अब तुम दादाजी को अपनी ढाल बनाकर खड़ा करने चाहते हो? ये कहते हुए अबीर जोर जोर से हंस रहा था। वहीं आस्था का सब्र अब जवाब दे गया। हल्दी के फंक्शन में हुए तमाशे के बाद अब जाकर उसकी लाइफ थोड़ी नॉर्मल हुई थी, लेकिन अब फिर से अबीर के आने से सब कुछ बेकार हो गया था। तभी आस्था अबीर के सामने जाकर खड़ी हो गई और उसने अबीर की कॉलर पकड़कर नफरत से कहा, तुम हो कौन और समझते क्या हो खुद को? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बार बार हमारा नाम अपनी गंदी जुबान से लेने की? हम अपने पति से बहुत प्यार करते हैं। हम नहीं जानते तुम कौन हो और हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अगली बार से अपनी गंदी जुबान से हमारा नाम लेने की कोशिश भी मत करना। ये कहते हुए आस्था के होठ कांप रहे थे। वहीं अबीर आस्था को अपने इतने करीब देखकर पूरा पागल हो गया, क्योंकि आस्था के हिलते होठ, उसकी खूबसूरत टिमटिमाती हुई आंखें, उसे तो आस्था की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो तो बस आस्था की खूबसूरती में खोया हुआ था। उसने आस्था की तरफ देखते हुए कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ बटरफ्लाई, अंश तुमसे प्यार नहीं करता। उसने तुम्हें डरा धमका कर अपने पास रखा है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। मैं तुम्हें यहाँ से अपने साथ लेकर जाऊंगा और तुम्हारे कदमों में दुनिया जहाँ की खुशियाँ रख दूंगा। ये कहते हुए अबीर आस्था को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। वहीं उसकी बात सुनकर आस्था ने जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। अगले ही पल
अबीर का फेस दूसरी तरफ झुक गया। तभी आस्था ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे मैं कब से तुम्हें समझा रही हूँ, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो तुमने खामखा आ बेल मुझे सींग मार क्यों लगा रखा है? देखो, अब अगर तुमने मेरे और मेरे पति के बीच आने की कोशिश की तो मैं दादाजी के हाथ से गन लेकर तुम्हें शूट कर दूंगी, समझे तुम? आस्था अब अबीर को धमकी देने लगी थी। वही अंश अबीर के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने आस्था को अपने पीछे कर लिया था और अबीर के गाल को छूते हुए बोला, ये क्या सड़क छाप आशिक की तरह हरकतें कर रहे हो अबीर सिंह राठौर? मुझे तो लगा था तुम अपने प्यार से आस्था को मनाने की कोशिश करोगे, लेकिन तुम्हारी हरकतें तो एकदम सड़क छाप आशिक के जैसी लग रही है। अबीर सिंह राठौर, अंश कपूर ने तुम्हें जीने के लिए कुछ दिन दिए हैं, इसलिए जाओ और जियो, इससे पहले कि अंश कपूर अपना वादा भूल जाए। तुम अपनी लाइफ को अच्छे से जी लो। इतना कहकर उसने आकाश को कुछ इशारा किया, तो आकाश, सुमित, आहान सब ने अबीर को पकड़ लिया और उसे मेंशन से बाहर लेकर जाने लगे। उन्हें ऐसा करते देखकर अबीर ने आस्था की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, बटरफ्लाई, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम मुझे पसंद करती हो और तुम मुझसे प्यार भी करती हो। तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये कहते हुए अबीर एक नंबर का बेवकूफ लग रहा था। फिर उसने आस्था की तरफ देखते हुए खुश होकर कहा, और हाँ बटरफ्लाई, मुझे छूने के लिए शुक्रिया। ये कहते हुए अबीर एक नंबर का सड़क छाप आशिक लग रहा था, लेकिन वो आस्था का एकदम पक्का और सच्चा आशिक था, जो इतनी आसानी से आस्था का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। वहीं अंश का मूड अब पूरी तरह से खराब हो गया था। उसने आगे बढ़कर आस्था का हाथ पकड़ा और उसे लेकर रूम में जाने लगा। हालांकि आस्था के हाथ में चोट लगी थी, लेकिन अंश इस वक्त किसी चीज की परवाह नहीं कर रहा था। उसने आस्था का चोट वाला हाथ कसकर पकड़ रखा था और उसे घसीटते हुए वो रूम में लेकर आ गया और उसने रूम के डोर को जोर से बंद कर दिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या आहान कभी रौनक को समझ पाएगा? क्या वो रौनक को शामिल करेगा अपनी लाइफ में? ये देखकर सबको आस्था की टेंशन होने लगी। वही नानी माँ अबीर के बारे में सोच रही थी कि ना जाने उनकी बेटी की जिंदगी में ग्रहण लगाने के लिए ये अबीर कहाँ से आ गया। वहीं प्रियंका को अब थोड़ी तसल्ली हो गई थी, क्योंकि जिस तरह से आज आस्था को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा था, वो जिस तरह से अबीर और अंश आस्था के लिए झगड़ रहे थे, ये बात उसे बहुत बुरी लगी थी। लेकिन अब अंश का आस्था के साथ ऐसा बिहेवियर देखकर प्रियंका को सुकून मिल रहा था कि अब अंश आस्था पर शक करेगा और अब इस शक को प्रियंका को सिर्फ हवा देनी थी और फिर वो जो चाहती है वो हो जाएगा। ये सोचकर प्रियंका मन ही मन मुस्कुरा रही थी। पूरा फंक्शन खराब होने के बाद अब सबका मूड भी खराब हो गया था और सब लोग अपने अपने रूम में चले गए थे। वही राधिका और रश्मि इस वक्त रश्मि के रूम में थी और वो दोनों ही अपने सूने हाथ को देख रही थी, जहां आज राधिका के हाथों में सुमित के नाम की मेहंदी लगने वाली थी और रश्मि के हाथों में आकाश के नाम की मेहंदी लगने वाली थी। लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। अब वो सोच रही थी कि ना जाने उनकी जिंदगी में शादी होना लिखा भी है या नहीं। उनके हल्दी के फंक्शन में भी ड्रामा हुआ था
और अब मेहंदी के फंक्शन में तो सारी कसर पूरी हो गई। तभी रौनक और नानिमा राधिका और रश्मि के पास आई। उन दोनों को देखकर राधिका और रश्मि हैरान हो गई और राधिका ने कन्फ्यूजन से पूछा, क्या बात है नानी माँ? उसकी बात पर रौनक ने रश्मि का हाथ पकड़ा और नानी माँ ने राधिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम दोनों को क्या लगा मैं तुम्हारी शादी के फंक्शन को इस तरह से खराब होने दूंगी? तुम्हारे सूने हाथों पर क्या मैं मेहंदी नहीं लगाऊंगी? मेरे बच्चे, मुझे सबका ख्याल है। पता नहीं मेरी आस्था की जिंदगी में क्या लिखा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कान्हा जी उसके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। उनकी बात पे सब ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर रौनक और नानी माँ ने उन दोनों के हाथों पर अपने हिसाब से थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगाई। वहीं राधिका और रश्मि के चेहरे अब खिल उठे थे। दूसरी तरफ अंश आस्था को लेकर रूम में आया और उसने सीधा आस्था को बैग पर पकड़ दिया। आस्था का हाथ खून से सना हुआ था। जिस हाथ में आज उसे मेहंदी लगने वाली थी, अब वो हाथ खून से रंगा हुआ था। आस्था बहुत जोर जोर से रो रही थी। उसे इस तरह से रोते देखकर अंश पूरी तरह से इरिटेट हो चुका था। एक तो अबीर की बकवास बातें, ऊपर से आस्था का रोना उसे इरिटेट कर रहा था। उसने आस्था के हाथ को कसकर पकड़ा, लेकिन जैसे ही आस्था के मुंह से एक आह निकली, अंश का ध्यान आस्था के उस हाथ पर गया। उसने खुद आस्था को ये दर्द दिया था। अंश गुस्से से अपने फोरहेड को रब करने लगा। इस वक्त वो बहुत खतरनाक लग रहा था। अब आस्था को अंश से डर लगने लगा था। उसने खुद से डरते देखकर अंश को अबीर की बातें सच होती हुई दिखाई दे रही थी। उसने आस्था की बाजू को कस कर पकड़ते हुए कहा, तुम डरती हो मुझसे? क्या मैं तुम्हें खतरनाक दिखाई देता हूँ? क्यों डरती हो तुम मुझसे? मुझसे डरना बंद करो, रोना बंद करो। मुझे तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं होते। प्लीज जस्ट क्वाइट, बिल्कुल शांत हो जाओ, बिल्कुल मत रो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए अंश किसी दूसरी दुनिया का प्राणी लग रहा था। इस सिचुएशन में भी वो आस्था से अपने प्यार का इजहार कर रहा था, जबकि आस्था इस वक्त दर्द में थी। तभी आस्था ने कहा, हम आपसे नहीं डर रहे, हमारे हाथ में दर्द हो रहा। उसकी बात सुनकर अंश ने अपनी आंखें बंद की और बोला, तुम्हें दर्द हो रहा है? ये दर्द मैंने ही तुम्हें दिया। क्या इस वजह से तुम मुझसे डर रही हो? प्लीज, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें मुझसे बिल्कुल नहीं डरना है। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे प्यार करो। अब आस्था पूरी तरह से हैरान हो गई। वो अंश को बता क्या रही थी और अंश क्या बोल रहा था। आस्था का खून लगातार बेडशीट पर गिर रहा था और साथ ही साथ उसके कपड़े खून से सन चुके थे। वही अंश उससे अपने प्यार का इजहार किए जा रहा था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या अंश कभी आस्था की तकलीफ समझ पाएगा? क्या करेंगे अब दादाजी? आस्था बार बार बोल रही थी, अंश जी, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे आपसे डर नहीं लग रहा। तभी अंश ने कहा, आस्था, तुम मुझसे मत डरो, प्लीज रोना बंद करो। क्यों डर रही हो मुझसे? अंश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सुनना ही नहीं चाहता कि आस्था उससे क्या कहना चाह रही है। वो तो बस अपने मन की कर रहा था। अभी वो बोल ही रहा था कि तभी आस्था एकदम से बेहोश हो गई। उसे बेहोश होते देखकर अंश अपने सेंस में आया और उसने लगातार
3-4 थप्पड़ अपने गाल पर लगाए और बोला, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? इसे दर्द हो रहा था, इसके हाथ से ब्लड निकल रहा था और मैं लगातार इससे एक ही बात पूछ रहा था। फिर उसने टाइगर को आवाज लगाई। टाइगर हमेशा अंश के आसपास रहता था। पलक झपकते ही वह अंश आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया। अंश ने उसे डॉक्टर बुलाने के लिए कहा तो टाइगर जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाया। डॉक्टर ने आस्था का ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। वहीं आकाश, ध्रुव, आहान, सुमित, दादाजी सब बेबसी से कभी आस्था को देखते तो कभी उसके हाथ को। फिर सबकी निगाहें अंश पर जाकर ठहर गई। तभी आकाश ने सुमित को कुछ इशारा किया तो सुमित ने अंश की बाजू पकड़ी और उसे लेकर स्टडी रूम में चला गया। वहीं जब नानी माँ को ये पता चला कि आस्था बेहोश हो गई है तो वो भी आस्था के रूम में पहुंच गई। राधिका, रोनक, रश्मि इस वक्त वहीं मौजूद थी। प्रियंका को भी आस्था के बारे में पता चल गया था, लेकिन उसे आस्था से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए वो वहां नहीं आई। वहीं दादाजी भी अब मायूस हो गए थे और वो समझ गए थे कि आकाश और सुमित अंश को क्यों लेकर गए हैं, इसलिए वो भी स्टडी रूम में आ गए। स्टडी रूम में अंश सोफे पर बैठा था। उसके चेहरे पर ना तो दर्द था और ना कोई पछतावा। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के सबको देख रहा था। तभी दादाजी ने कहा, ये क्या किया तुमने? क्यों डराया उसे? जैसे ही अंश ने ये सुना, उसने बेचैन होकर कहा, आप ये क्या कह रहे हो दादाजी? वो मुझसे नहीं डरती है, वो मुझसे प्यार करती है। जैसे ही अंश ने दादाजी के सामने वही बातें दोहराई, दादाजी मायूस हो गए क्योंकि वो समझ गए कि अंश का पागलपन एक बार फिर से उस पर हावी हो रहा है। एक बार फिर अंश में उन्हें वही 6 साल का बच्चा दिखाई दे रहा था, जिस जिसे किसी के दर्द की परवाह नहीं थी। जो वो करना चाहता था उसे हासिल करके ही रहता था। तभी आकाश और सुमित ने अंश के कंधे पर हाथ रखा और उसे शांत करते हुए आकाश ने कहा, अंश, तुम आस्था के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते। अबीर यही चाहता है कि आस्था तुमसे डरे और वो तुमसे दूर हो जाए और फिर इसका फायदा अबीर उठाई। उसने आस्था को अपना बनाने की जिद बना ली है। जिस तरह से तुमने उसके बाप को मजबूर करके वो जमीन छीनी थी, उसी तरह से अबीर आस्था को तुमसे छीनना चाहता है और इसलिए वो तुम्हें इसी तरह से भड़काएगा। वो तुम्हारी कमजोरी पर वार करेगा, लेकिन तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है। अगर तुम इस तरह से कमजोर पड़ जाओ तो क्या होगा? आस्था तुम्हें कभी भी दिल से प्यार नहीं कर पाएगी और इसी तरह से वो तुमसे डरेगी। तुम्हें अपने इस पागलपन को छोड़ना होगा। तुम्हें आस्था को प्यार से अपने प्यार का यकीन दिलाना होगा। तुम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तुम्हें उसके साथ बिल्कुल नॉर्मल रहना होगा। उसकी बात सुनकर अंश उसे देखने लगा। तभी दादाजी ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा, तुम अबीर के बहकावे में मत आओ। आस्था का ख्याल रखो। वो सच में तुमसे बहुत प्यार करती है और वो तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देगी। उनकी बात सुनकर अंश उन्हें घूरने लगा। लास्ट तक स्टोरी देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना।